आज हम बात करेंगे एक ऐसे शासक की जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली था। एक ऐसा योद्धा जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। एक ऐसा कमांडर जिसकी सेना ने कभी हार नहीं मानी। एक ऐसा शख्स जो सिर्फ 32 साल की उम्र में यूरोप से लेकर एशिया तक अपने धाक जमा चुका था। उसने फारस जैसे विशाल साम्राज्य को भी घुटनों पर टेकने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि एक दिन वो विश्व विजेता बनेगा, और वो विश्व विजेता कहलाया भी। ठीक है, अपनी मौत तक वो हर वो सरजमी जूझ चुका था जिसके बारे में उसके देशवासी जानते थे। महज 12 साल के शासनकाल में पश्चिमी यूनान से लेकर पूर्व में पाकिस्तान तक वो अपनी सीमाओं का विस्तार कर चुका था। वह इतना चालाक और कुशल था कि दुश्मन को हर मोर्चे पर पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर कर देता था। वह अरस्तु का शिष्य था जिसकी रणनीति आज भी दुनिया भर की सेना को राह दिखाती है। वह कोई और नहीं, मैसेडोनिया का किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जिसे हम सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे सिकंदर की। ठीक है, वो मैसेडोनिया का किंग जिसने पश्चिम में, आपको हमने बताया, यूनान से लेकर पूर्व में पाकिस्तान तक अपने सीमाओं का विस्तार कर चुका था, जिसकी सेना के सामने बड़ी सी बड़ी सेना जो है वो भी घुटने टेक देती थी। बड़े से बड़े राजा को पीठ दिखाकर मजबूर कर देता था भागने के लिए रण क्षेत्र से। और तो और छोड़ो, उस समय फारस जैसा साम्राज्य, यानी कि फारस की चलती थी। हर जगह पे फारस का जो है सैनिकों का विस्तार हो चुका था, फारस का शासन चल रहा था। उस समय उसने एक एक करके फारस के हर ठिकाने को चकनाचूर कर दिया। और यह नहीं, बताया जाता है कि फारस की बड़ी बड़ी हवेलियों में उसने आग लगवा दिया और वहां पे खुदवा के तालाब बनवा दिया, पानी भरवा दिया। तो आइए जानते हैं कौन है द ग्रेट अलेक्जेंडर, कौन है वो विश्व विजेता, और भारत क्यों नहीं जीत सका। जो दुनिया को जीत सकता है, यूरोप से लेकर एशिया तक अपनी सीमाएं बढ़ा सकता है, फिर भी वो भारत जीतने में नाकामयाब क्यों रहा। तो ठीक है, आज हम शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सेशन की, तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सिकंदर महान कैसे बने, उसके महान बनने के पीछे की कहानी क्या रही, किन लोगों का हाथ था सिकंदर को महान बनाने में। ठीक है, तो आइए उसको हम शुरुआत करते हैं बेहतरीन सेशन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत भी नहीं जीत सका और महान भी हो गया, क्यों और कैसे। वो शख्स जो भारत नहीं जीत सका, तो उसे हम विश्व विजेता क्यों कहते हैं और क्यों कहा गया, उसके विषय में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले सिकंदर के विषय में सबसे बेसिक चीजों को जानते हैं। सिकंदर का जो जन्म है 356 ईसा पूर्व मकदूनिया या मैसेडोनिया का शासक, मैसेडोनिया भी बोला जाता है, वहां का शासक बनता है। ठीक है, जन्म होता है 356 में, कहां पे होता है, मकदूनिया में। आगे बात करेंगे पिता, इसके जो पिता थे, पिता का नाम था फिलिप द्वितीय, माता का नाम ओलंपियास था। ठीक है, और जो सिकंदर था, सिकंदर का जो उपनाम रहा है, या यूरोप के लोग जो बोलते थे, यूरोप कंट्री में बोला जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये सारी चीजों पे आपको फोकस करना है। पिता कौन थे, फिलिप द्वितीय थे, माता का नाम क्या था, ओलंपियास था, उपनाम क्या था, अलेक्जेंडर द ग्रेट। यूरोप में उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से ही जाना जाता है, हालांकि भारत में हम इसे सिकंदर बोलते हैं। ठीक है, इसके जो गुरु, जिसका सबसे अहम रोल रहा है इसके जीवन में, इसके गुरु के विषय में जानेंगे। सिकंदर के जो गुरु थे अरस्तु थे। कौन थे, सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। महज 13 साल की उम्र में इसे अरस्तु के हाथों में सौंप दिया गया। इनको जो पिता थे फिलिप द्वितीय, वो किसी आम शिक्षक के हाथों में सिकंदर को नहीं सौंपना चाहते थे। उन्होंने उस समय के सबसे टॉप क्लास के शिक्षक अरस्तु को सौंपा, और उसके आगे की भविष्य निर्माण की जिम्मेदारी अरस्तु के कंधों पर सौंप देता है। ठीक है, और अगर बात करें सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था, सिकंदर की पत्नी का नाम रेक्सोना, और भारत में इसने 226 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। अगर पूछा जाता है आपसे कि भारत में सिकंदर ने आक्रमण कब किया, 226 ईसा पूर्व में किया था, वापस 225 ईसा पूर्व में गए। ठीक है, कुल लगभग इसने भारत में 19 महीने तक ये भारत में रहा है। यह भी पूछा जाता है कि सिकंदर भारत में लगभग कितने दिन तक रहा है, तो लगभग 19 महीने तक भारत में उसने समय बिताया है। अगर बात करें सिकंदर का भारतीय, जब सिकंदर का हाँ सिकंदर का किस भारतीय शासक के साथ युद्ध हुआ, तो अगर हम बात करें अंबी, जो तक्षशिला का शासक था, लेकिन जैसे ही खैबर दर्रे से होते हुए सिकंदर की सेना आती है, तो उसके सामने जो तक्षशिला का शासक था अंबी, उसने घुटने टेक दिए।
आत्मसमर्पण कर दिया और उसका फूल और माला लेकर उसको माल्यार्पण करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे पता था कि हम सिकंदर के सामने टिक नहीं सकते। उसका जो आत्म विश्वास था वो गवाही नहीं दे रहा था कि हम सिकंदर के सामने टिक भी पाएंगे। तो उसने तो तुरंत घुटने टेक दिए और भारत जीतने के लिए आगे का मार्ग भी अंबी के आत्मसमर्पण से चालू हो जाता है, क्योंकि अब सिकंदर को भारत जीतना आसान हो गया। ठीक है, लेकिन सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, तो आगे बात करेंगे सिकंदर का भारतीय शासक के साथ युद्ध हुआ। तो उस भारतीय शासक का नाम था, प्यारे साथियों, पोरस। क्या नाम था? पोरस। पोरस के साथ युद्ध होता है। आगे जब ये तक्षशिला होते हुए जब आगे बढ़ता है पंजाब के साइड, तो पंजाब पे एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था पोरस, जो यादव वंश से संबंधित थे। ठीक है, पोरस क्या करता है? पोरस ने जैसे ही पता चला कि सिकंदर यहाँ पे आक्रमण करने वाला है, पोरस भी अपनी सेनाओं को तैयार करता है। सिकंदर ने एक लेटर भेजा और लेटर के माध्यम से कहा कि आप हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दो और हमारी सेना में शामिल हो जाओ। लेकिन और सिकंदर ने साथ में यह भी कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दीजिए। तो पोरस ने जवाब में कहा कि हम आपसे मिलना तो पसंद करते हैं, लेकिन आत्मसमर्पण करना जो है ये हम कबूल नहीं करते। हम आपसे आत्मसमर्पण करें, उससे अच्छा है कि हम रणखेतों में आपसे मिले, ये ज्यादा बेहतर होगा। और यही होता है कि सिकंदर और पोरस की सेनाएं जो है आमने सामने आती हैं। जैसे दोनों की सेनाएं आमने सामने आती हैं, कुछ समय के लिए बारिश के दोनों आ चुके थे और वहां पे एक नदी पड़ती थी, झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी? झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। उस झेलम नदी में पानी की मात्रा बढ़ चुकी थी, तो कुछ दिनों तक सिकंदर को नदी के इस पार डेरा जमाकर ही रहना पड़ा। हालांकि उसे बारिश का भी सामना करना पड़ा, बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन समय रहते बारिश थोड़ा कम पड़ी और सिकंदर की सेना नदी पार करने में कामयाब होती है और चारों तरफ से पोरस को घेरते हैं। एक युद्ध होता है जिसमें पोरस को बंदी बनाया जाता है। ठीक है, किसको? पोरस को बंदी बनाया जाता है और बंदी बना के जब सिकंदर के सामने लाया जाता है, तो सिकंदर एक सवाल पूछता है पोरस से कि पोरस बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो पोरस बड़े गंभीरता के साथ जवाब देता है कि वही किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। यानी बंदी बनाने के बाद एक ही काम होता था, कत्ल। कि ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? कत्ल ही कर सकते हो, हमें मार ही सकते हो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पोरस की बहादुरी को देखकर, पोरस के साहस को देखकर सिकंदर जो है बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और पोरस को गले लगाता है और मित्र बना लेता है और उसका साम्राज्य जो था, पोरस का साम्राज्य, उसे वापस कर देता है। तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना है कि जो सिकंदर से युद्ध किसके साथ हुआ था? पोरस के साथ हुआ था। इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? तो हाइडे स्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध या वृत्तस्ता का युद्ध भी जाना जाता है, इन तीन नामों से जाना जाता है। या फिर आपसे पूछेगा कब हुआ था, तो 325 ईसा पूर्व में हुआ था। राजा कौन थे? पुरुविस सिकंदर, यानी पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। सिकंदर की पत्नी का नाम अगर पूछे तो रेक्सोना था। ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। आगे अगर हम बात करें, नीति शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की इसने शिक्षा ली थी। ठीक है, अरस्तु के पास जब जाता है 13 साल की उम्र में, तो अरस्तु ने इसे जो शिक्षा दी थी, अगर आपसे पूछे अरस्तु ने कौन सी शिक्षा दी थी, तो नीति शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की शिक्षा दी थी। हालांकि यहां पर जब नीति शास्त्र और जो राजनीतिक विज्ञान है, अरस्तु इसकी पुस्तकें भी लिखना चाहा, लिखा भी उसने, लेकिन इसका जो है सिकंदर ने कड़ा विरोध किया। उसने कहा कि अगर आप अपनी पुस्तकें, जो शिक्षा आपने हमें दी है, अगर आप वो पुस्तकें लिखना शुरू कर दोगे तो वो शिक्षा दुनिया में सबके पास पहुंच जाएगी और फिर हम में और बाकी लोगों में अंतर ही क्या बचेगा। तो सिकंदर ने अपने गुरु का यहां पर विरोध भी किया था कि आप पुस्तकें मत लिखिए, अगर आप पुस्तकें लिख रहे हो तो फिर ये शिक्षा जो आपने हमें दी है, ये शिक्षा किस काम की, ये जानकारी सबको हो जाएगी। इसलिए उसने विरोध भी किया था। ठीक है, तो ये याद रखना कि काहे की शिक्षा ली थी, तो राजनीतिक विज्ञान और नीति शास्त्र की। युद्ध के दौरान ये सबसे अहम पॉइंट है कि जब सिकंदर को युद्ध करना होता था, ऐसा मान लिया जाए कि जैसे कि कल हमें सूर्य उदय होते ही हमें युद्ध के लिए जाना है, तो जिस दिन सिकंदर को युद्ध लड़ना होता था, उस रात में सिकंदर अपने तकिए के नीचे कुछ पंक्तियां, ठीक है, कुछ पंक्तियां लिखी हुई होती हैं किसी की, उनको अपने तकिए के नीचे जो है रख कर सोता था। क्यों? क्योंकि जो पंक्तियां होती थी वो पंक्तियां वीर रस की संबंधित होती है, यानी वीर रस से परिपूर्ण होती है। ठीक है, तो उन पंक्तियों को पढ़ने के बाद उसके अंदर जो जुनून होता था वो दोगुना हो जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि युद्ध के एक दिन पहले सिकंदर अपने तकिए के नीचे किसकी पंक्तियां लिखकर रखता था, तो
उस व्यक्ति का नाम था होमर। युद्ध के दौरान सिकंदर होमर की कविता के कुछ हिस्सों को अपने तकिए के नीचे रखकर सोता था। ऐसा मानता था कि ये वो पंक्तियां हैं जिससे हमें रण के क्षेत्र में, रण मैदान में हमें वो ऊर्जा मिलती है, ठीक है, जो ऊर्जा उसे युद्ध स्थल में चाहिए थी, जरूरत होती थी। तो याद रखना है वो होमर की पंक्तियां होती थी। आप भी गूगल वगैरह से होमर की पंक्तियां सर्च कर सकते हो जो वीर रस से जुड़ी होंगी। बात करें 336 ईसा पूर्व में पिता फिलिप की हत्या हो गई। सिकंदर 20 वर्ष का था, ठीक है। जिस समय 336 के आसपास जब पिता की हत्या होती है फिलिप द्वितीय की, तो सिकंदर लगभग 20 वर्ष का था, ठीक है ना। और इस 20 वर्ष की उम्र में 20 जैसे इसके पिता की मृत्यु होती है तो उत्तराधिकारी बनने की होड़ लग जाती है यूरोप में। कोई कहता है हम उत्तराधिकारी बनेंगे, हम ज्यादा योग्य हैं। तो इस चीज को लेकर आपस में कई लोगों से विवाद भी होना शुरू हो जाता है। और उसी समय सिकंदर भी लगभग 20 साल एज हो चुकी थी, शिक्षा ग्रहण कर चुका था। और सिकंदर एक बहुत ही महत्वाकांक्षा व्यक्ति था, ठीक है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसमें दुनिया जीतने की धुन सवार थी उसी समय, ठीक है ना। जिस समय पिताजी की मृत्यु हुई उस समय उसको दुनिया जीतने की धुन सवार थी और वहां पे लोग उत्तराधिकारी के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या जो इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति है वो उत्तराधिकारी बनने देगा, जो दुनिया जीतने के लिए लालायित है, एकदम उत्सुक हो रहा है दुनिया जीतने के लिए। तो आइए बात करते हैं। फिलिप की मृत्यु के बाद विद्रोह होता है और फिलिप की मृत्यु के बाद मैसेडोनिया साम्राज्य में कई विद्रोह हुए। सिकंदर का सत्ता पर जुनून, ठीक है, सिकंदर को सत्ता स्थापित करने के लिए वो जुनून भी उस समय चरम पर था, एकदम चरम पे था, ठीक है। उस समय की ये बात है। सिकंदर ने सत्ता हासिल करने का एक मजबूत जुनून था और वह अपने पिता के साम्राज्य को मजबूत करने के लिए डटा रहा। सिकंदर की महत्वाकांक्षा, सिकंदर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और दुनिया को जीतने की धुन उसके ऊपर सवार थी। सिकंदर की सेना, सिकंदर की सेना में 5000 घुड़सवार और लगभग लगभग 30,000 पैदल सैनिक थे, ठीक है। ये इसकी स्टार्टिंग की सेना है। बाद में ये साम्राज्य विस्तार करता गया और धीरे धीरे इसकी सेनाएं लाखों में फैलती गई। लेकिन शुरुआती दौर में अगर पूछा जाए तो इसके पास लगभग 5000 घुड़सवार और 30,000 इसकी पैदल सेना थी। और वो पैदल सेना चतुरंगिनी सेना जिसके सामने बड़े से बड़े राजाओं की सेना कदम पीछे हटा लेती थी, ठीक है। तो लगभग इसके पास इतनी सेना उस समय हुआ करती थी। उसने दुनिया जीतने की शुरुआत फारस से की, क्योंकि सिकंदर का मानना था कि उस समय अगर यूरोप कंट्री में सबसे कोई मजबूत शासक था तो वो फारस थे। और उसने सोचा अगर हम इनको हरा देंगे तो दुनिया में आज की डेट में हमारा सामना करने वाला कोई नहीं। तो उसने सबसे पहले जो है अपना जो साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया वो फारस से किया। 334 ईसा पूर्व में सिकंदर फारस को हराकर तुर्की पर कब्जा कर लिया। वर्तमान में जो तुर्की है वहां पर इसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और 332 ईसा पूर्व में गांजा और मिस्र पर भी कब्जा कर लिया। सिकंदर ने जब भारत की ओर कूच किया तब वह सबसे पहले सिंध की ओर कूच करता है, ठीक है, सिंध नदी के किनारे। तक्षशिला के राजा अंबी ने आत्मसमर्पण कर दिया और 5000 सैनिक और 65 हाथी उपहार में दिए। तो जो हमारे तक्षशिला के राजा थे, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, जो वहां के राजा थे अंबी, अंबी आत्मसमर्पण करने के बाद 5000 सैनिक और 65 हाथी उपहार में देते हैं। क्योंकि सिकंदर जब आया था तो इसके पास घोड़ों वाली सेना ज्यादा थी, इसकी फौज में हाथी नहीं हुआ करते थे। लेकिन अंबी से मुलाकात होने के बाद इसकी सेना में कुछ हाथी भी शामिल हो चुके थे, जो आगे चलकर सिकंदर को लड़ने में मदद करने वाले थे, क्योंकि भारतीय राजाओं के पास पहले से हाथी उपलब्ध थे। आगे बात करेंगे। लेकिन झेलम नदी पार करते समय सिकंदर को पहली बार कठोर विरोध का भी सामना करना पड़ा। देखो, सिकंदर को दो ही कड़े विरोध हुए थे। एक हुआ था अफगानिस्तान में। जब ये भारत आने से पहले जब अफगानिस्तान के एरिया में आया तो इसको लगभग अफगानिस्तान को जीतने में 1 से 1.5 महीना लग गया था। उसी समय इसकी माता ने जो है एक लेटर भेजा और पूछा कि आप कहाँ हो। तो सिकंदर ने जवाब दिया अभी अफगानिस्तान में। कुछ दिन बाद जब फिर से एक लेटर आता है यूरोप से उसकी माँ का कि अभी बेटा कहाँ पहुंचे, तो उसने फिर जवाब दिया अफगानिस्तान। तो उसकी माँ को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उसने एक लेटर लिखा और उस लेटर में लिखती है और कहती है कि बेटा क्या तुम्हारी बाजुओं में ताकत कम पड़ गई है, क्या तुम्हारे परवरिश में कुछ कमी रह गई है, या तुमसे बड़ा कोई सिकंदर पैदा हो गया है जो तुम लगभग 1 से 1.5 महीना हो रहे हैं अभी तुम अफगानिस्तान में ही फंसे हुए हो। तुमने विश्व विजेता बनने का सपना देखा है और एक छोटा सा राज्य नहीं जीत पा रहे हो। तो जैसे जुनून भरी बातें जाती हैं सिकंदर के पास, सिकंदर ने बदले में जवाब दिया माता को। और यहाँ से कुछ मिट्टी बताते हैं, यहाँ से कुछ इतिहासकारों का मत है कि यहाँ से वो कुछ मिट्टी अफगानिस्तान से भेजता है और यूरोप के लिए, मकदूनिया के लिए, और अपने माँ से कहता है, चिट्ठी में लेकर भेजता है कि माता जी ये मिट्टी जो है गांव में पूरे छिटवा दीजिए।
और ऐसा इतिहासकारों का मानना है, जब वो मिट्टी दुनिया में जब वो उसको छिड़कवाया जाता है तो बताते हैं हर घर में विद्रोह शुरू हो गया। तो उसकी मां समझ गई कि अफगानिस्तान की भूमि है, लड़ाकुओं की भूमि है, इसलिए इतना समय लग रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन उसने अपने माता जी को अंदाज में जो है जवाब दिया था। लेकिन अफगानिस्तान को फतेह करता है, भारत की ओर बढ़ता है। लेकिन जब भारत की ओर आया, अंबी ने तो आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन जब पंजाब प्रांत की ओर बढ़ता है तो वहां पे एक राजा होता है पोरस। और वो पोरस जो बहादुर 6 फुट का जवान होता है, जिसका सामना करने में सिकंदर के भी पसीने छूट गए, ठीक है ना। और सिकंदर से जब सामना होता है तो कड़ा मुकाबला होता है। जब राजा पोरस ने सिकंदर का डट के मुकाबला किया, सिकंदर और पोरस की लड़ाई झेलम नदी के तट पर 226 ईसा पूर्व में हुई। सिकंदर की सेना ने, ठीक है, ये होने के बाद दोनों आपको हमने बताया है कि युद्ध हुआ, घमासान हुआ, युद्ध जीता सिकंदर। और जीतने के बाद में पोरस को अपना मित्र बना लेता है। और मित्र बनाने के बाद वो मगध की ओर बढ़ता है, जो कि भारत का उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था। और मगध पर उस समय धनानंद का शासन चल रहा था। तो जब सिकंदर की सेना पंजाब की 5 नदियों में से 4 उसने क्रॉस कर लिया था। याद रखना, अगर आपसे पूछे कि पंजाब में जो 5 नदियां बहती उसमें सिकंदर ने कितनी पार कर लिया था, 4 नदियों को पार कर गया था। लेकिन जो अंतिम नदी पड़ती है, जिसे हम ब्यास नदी के नाम से जानते हैं, सिकंदर की सेना जब ब्यास नदी पार करने से इनकार कर देती है। सिकंदर की सेना इतना थक चुकी थी, ठीक है, और टूट रही थी। और यह भी बताया जाता है कि कुछ अफवाहें फैलाई गई थी कि भारत देवी देवताओं का देश है, जो यहाँ पे आक्रमण करेगा, 5 नदियों को पार करेगा, वो वापस यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। तो उसकी सेना में कुछ भ्रम फैलाए गए, उसकी सेना का मनोबल तोड़ने के लिए। तो उसकी सेना क्या करती है, ब्यास नदी को पार करने से इंकार कर देती है, ठीक है। जब ब्यास नदी से को उसकी सेना पार करने से इंकार कर देती है, तो सिकंदर बिना सेना के क्या कर सकता था। इस प्रकार से सिकंदर का जो हौसला था, वो हौसला जो था वो टूट गया और सिकंदर भारत विजयी होने में नाकामयाब रहा। मगध तक सिकंदर पहुंचा ही, ठीक है। जब उसकी सेना ने ब्यास नदी पार करने से इंकार कर दिया, तब उसका थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है, और जल सेनापति निर्याकस था। तो अपने जल सेनापति निर्याकस के नेतृत्व में उसने अपनी सेना का कुछ हिस्सा समुद्र के रास्ते अपने देश भेज दिया और एक छोटा सा कुछ सेना लेकर सेल्यूकस निकेटर के साथ पैदल यात्रा करते हुए स्थल मार्ग से जाने लगा। लेकिन जब सिकंदर भारत से वापस जा रहा था, तो सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक, अगर आपसे पूछे सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक कौन सी है, तो सिकंदर की जो पसंदीदा पुस्तक है उसका नाम है एलियाड। लेखक कौन है, होमर, ठीक है। ये इसकी सबसे पसंदीदा पुस्तक है एलियाड। कभी मिले समय तो जरूर देखना। और सिकंदर के घोड़े का नाम पूछेगा, सिकंदर के घोड़े का नाम था बाउकेफ्ला। ये सिकंदर का वही घोड़ा, इसकी तस्वीर भी आपको दिखाई दे रही है, जिसकी पीठ पर बैठकर दुनिया जीतने का सपना देखा था सिकंदर ने। और हमने आपको बताया है, पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में पाकिस्तान तक उसने अपनी सीमाओं का विस्तार कर दिया। यानी यूरोप से लेकर एशिया तक अपनी सीमाओं का विस्तार किया। वो कोई और नहीं, जो ये घोड़ा आपको चित्रों में दिखाई दे रहा है, बाउकेफ्ला, इसी घोड़े की पीठ पर उसने ये दुनिया नापने का काम भी किया था, ठीक है। आगे बात करें, और अपने घोड़े के नाम पर इसने बाउकेफ्ला निकाय नगर को भी बताया। और सिकंदर की मृत्यु अगर आपसे पूछी जाए तो 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हो गई, ठीक है ना। यह सिकंदर भारत से वापस जा रहा था और कुछ इसको बीमारी हुई। हालांकि इतिहासकारों को कई अलग अलग मत है कि कौन सी बीमारी हुई थी, ठीक है। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि हार्ट अटैक जैसी कुछ दिक्कतें हुई, कुछ लोगों को मानना है अतिसार या पीलिया जैसी कुछ बीमारियां हो गई। तो जिसकी वजह से बस आपको इतना याद रखना है कि सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हो गई। और जहां पे इसे दफनाया गया उसे सिकंदरिया नामक स्थान से जाना जाता है, ठीक है। तो ये रहा है सिकंदर का इतिहास, ठीक है। तो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे सिकंदर के विषय में ये जानकारी आपको कैसे लगी, और जो चीजें भी छूटी हुई उसके विषय में आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।